वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क का तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा। हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी। ये रेडियो वाणी, सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल। VWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी। VWS 90.8 में आपका स्वागत है। श्रोताओं के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम अपने स्टूडियो में एक बहुत ही महान हस्ती को आमंत्रित किया है आज। उनका नाम है ब्रिगेडियर पवन बजाज, जो कि आजकल BSF में DIG के तौर पे काम कर रहे हैं और एक बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर हैं। तो आज हमारे विद्यार्थी जो हैं वो स्टूडियो में आए हैं और उन सब का बहुत सी उत्सुकता है कि एक इतने बड़े ऑफिसर से मिलके हम अपने करियर के लिए उनसे कुछ सवाल पूछें ताकि आने वाले समय में हम भी उन जैसा बन सकें। तो आइए आपसे अवगत कराता हूं पवन बजाज जी को, जो कि आर्मी में जिन्होंने बहुत ही काम किए हैं। 1985 में उन्होंने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया आर्मी को और तकरीबन 35-40 साल की सर्विस के बाद बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड करियर है उनका। इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि उनकी यात्रा कैसी रही और क्या क्या दिक्कतें उनको आती हैं इतने बड़े बॉर्डर को संभालने में, जो कि 155 किलोमीटर्स में फैला हुआ है फिरोज़पुर से लेकर। तो आइए, और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं, जिज्ञासा से भरे हुए हैं कि हम भी इस तरह के ऑफिसर बने जो कि देश के काम आएँ। तो मैं अपने बच्चों को अभिनंदन कहता हूँ, सर का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही बेशकीमती वक्त को हमारे लिए दिया है। स्टूडियो में सर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। VWS रेडियो आज बहुत पुलकित महसूस कर रहा है और हमारे श्रोताओं को भी बहुत लाभ मिलेगा इस बातचीत का। ये वार्तालाप जो है वो हम तलाश प्रोग्राम के अधीन करते हैं। उसके अंतर्गत हमारा प्रयास रहता है कि जितने भी डिस्टिंग्विश्ड व्यक्तित्व के लोग हैं, जो विलक्षण हैं अपने कार्यक्षेत्र में, उन लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और हमारे बच्चे उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सवालात करते हैं और उसके बाद अपने करियर के बारे में भी सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये इनके लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, जो श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम जो है बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही सकारात्मक प्रवृत्ति को लेके आएगा और वो अपने अपने कार्यक्षेत्र में एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। मैं चरणजोत कौर, +2 कॉमर्स की छात्रा, विवेकानंदा वर्ल्ड स्कूल से। तो सर, आज के साक्षात्कार में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि BSF के मुख्य कार्य क्या क्या है? धन्यवाद चरणजोत। सबसे पहले तो मैं विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल, गौरव भास्कर जी, डॉक्टर रुद्रा और आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे को यहाँ पे बुलाएं और मेरे से कुछ ऐसी जानकारी लें जिससे शायद आपको आपके कैरियर के अंदर मार्गदर्शन मिले। अभी जो सवाल मेरे से चरणजोत ने पूछा, उसके अंदर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सन 1965 के अंदर जब हमारी जंग दूसरी बार पाकिस्तान के साथ हुई, तो ये जंग अप्रैल के महीने में शुरू हुई और इसके अंदर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, जो हमारा गुजरात का इलाका है, कच्छ के इलाके में हमला कर दिया और ये जंग अप्रैल में शुरू होकर और सितंबर के महीने में ख़त्म हो गई। उस समय जो हमारा बॉर्डर है, जिसको कि हम पाकिस्तान के साथ में, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो 1947 के अंदर बनाया गया था, उस बॉर्डर को गार्ड करने के लिए कोई भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं थी। जो हमारे प्रांत हैं, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है,
ऊपर से शुरू करके जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इसके अंदर जो जो पुलिस की, आर्म्ड पुलिस की वाहिनियाँ थीं, बटालियंस थीं, वो लोग जो है इसको, बॉर्डर को देखती थी। सिर्फ बॉर्डर जो है, आप में से कई बच्चे गए होंगे, कई श्रोता भी गए होंगे। सो बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं है, बॉर्डर के ऊपर पिलर लगे हैं, तरह तरह के पिलर लगे हैं, जिसको हम एक काल्पनिक लाइन के द्वारा जोड़ते हैं और दोनों तरफ का इलाका हमने अकॉर्डिंगली बांटा हुआ है। पाकिस्तान ने एक फ़ोर्स पहले ही खड़ी कर ली थी, जिनका नाम पाक रेंजर्स है, जो कि इस बॉर्डर को उनकी तरफ से देखते हैं। बट 1965 तक, जब तक ये लड़ाई हुई, तब तक ये ऐसा कोई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमारे पास नहीं था। और हर एक प्रांत जो हैं, जिनके नाम मैंने पहले लिए हैं, उनकी पुलिस की जो वाहिनियाँ हैं वो इस सिक्योरिटी को देखती थी। पर जब गुजरात में हमला हुआ और हमले से हम थोड़ा सरप्राइज्ड हो गए, तो सरप्राइज़ होने के बाद में जब सितंबर के अंदर बैठ के जंग ख़त्म हुई और सेंट्रल लेवल पे मीटिंग करी गई कि भाई हमको इस जंग से क्या क्या लेसन्स लेने चाहिए, तो उसमें से एक लेसन निकला कि हमारे देश को ज़रूरत है एक ऐसी फ़ोर्स की जो कि बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटी करे। इसीलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए सन 1965 1 दिसंबर को श्री के.एफ. रुस्तम जी, जो कि आईपीएस अधिकारी थे, उनको पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया और बॉर्डर फोर्स की बटालियंस को खड़ा किया गया। जो शुरू की बटालियंस थीं, उनको खड़ा करने के लिए जितने भी प्रांतों की पुलिस थी, उनमें से जो फोर्स थी आर्म्ड पुलिस, उनको लिया गया। और लीडरशिप के लिए हमारे जो आर्मी के अफसर थे, जो कि 1965 की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तो उस समय एक एमरजेंसी कमीशन भर्ती की गई थी। उनकी 1965 के बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उनको एज अ लीडर, एज अ कंपनी कमांडर शामिल किया गया। और इस तरीके से 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को खड़ा किया गया। और आपके लिए, श्रोताओं के लिए ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जो हमारी उस समय हुसैनी वाला, आप सब हुसैनी वाला से वाकिफ़ हैं, हुसैनी वाला के अंदर भी पहली चौकी को एस्टैब्लिश किया गया। और इसको एस्टैब्लिश करते समय जो हमारे उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 कार्मिक थे, उनके साथ पाकिस्तान के साथ झड़प के अंदर उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज तक जो है हम उनको याद करते हैं। तो इसके साथ में फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को टास्क दिया गया, प्राइमरी टास्क था पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर की रक्षा करना। तो ये तो प्राइमरी टास्क था। और दूसरा टास्क ये था कि जो हमारी बॉर्डर की पॉपुलेशन है, जो बॉर्डर के अंदर गांव वाले रहते हैं, किसान रहते हैं, मैं फिरोजपुर को भी एक बॉर्डर टाउन ही बोलूँगा, आपको पता है यहाँ से तकरीबन 11-12 किलोमीटर के दूर साथ में ही बॉर्डर आ जाता है। तो इन सब लोगों के अंदर एक विश्वास जागृत करना कि कोई फोर्स है, अगर गुजरात जैसी कोई कार्रवाई हुई तो पहले ये दुश्मन को रोक लेंगे। आज तक जो बीएसएफ का टास्क है वो धीरे धीरे, जैसे 1965 से साल गुजरते गए, 1971 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई के अंदर फिर बांग्लादेश बनाया गया, फिर बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दे दी गई। तो आज के दिन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक तो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को गार्ड करता है और बांग्लादेश के साथ में भी बॉर्डर को गार्ड करता है। जैसे जैसे हमारा देश जवान होता गया और मुश्किलें आती गईं। सबसे पहली मुश्किल आई हमारी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, जहाँ पे नक्सलवाद के अंदर उसको रिक्वायरमेंट आई काबू करने के लिए, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गई। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहाँ आतंकवाद की प्रॉब्लम आई, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गई। तो आज के दिन में भी
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन दोनों बॉर्डर जो मैंने बताए हैं, इनके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा में भी जब भी हुक्म मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो वहाँ पे डिप्लॉय होती है, चाहे वो इलेक्शन करने हो, चाहे वो आईएएस ड्यूटी हो, चाहे वो फ्लड रिलीफ हो। हर चीज़ के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीना तान के सबसे आगे खड़ी है। चरणजोत, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। इसका मतलब ये हुआ सर कि आप युद्ध काल में तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं भारत की, और जब शांति काल होता है तब भी आप बहुत ड्यूटी पे तत्पर रहते हैं। और ये जो आपने बताया है कि शांति काल में भी आपको बहुत सी जगहों पर जाके देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी देखना पड़ता है। हाँ डॉक्टर रुद्रा जी, जो है बीएसएफ का, जैसे मैंने बताया, बीएसएफ एक ऐसी ट्रेंड फोर्स है जो कि आज दिन में तकरीबन हमारे पास 190 के आसपास वाहनियाँ हैं, 190 बटालियन है। एंड तकरीबन जो हमारी स्ट्रेंथ है सब कार्मिकों मिला के 2,60,000 है। तो 2,60,000 ट्रेंड आदमी जो कि हर तरीके से सक्षम हैं, फिट हैं, ट्रेंड हैं, तो देश के ऊपर कभी भी कहीं पर भी जो ज़रूरत पड़ती है, चाहे हथियार के साथ या हथियार के बगैर, चाहे अपने नागरिकों के लिए या दुश्मनों के खिलाफ, हम वहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। और हर एक बटालियन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। सर, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जब कोई इंसान किसी सुरक्षा बल में हो तो अक्सर उसके सामने ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती हैं। क्या आप किसी ऐसी स्थिति के बारे में, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जिसका आपने एक बीएसएफ अधिकारी के रूप में अतीत में सामना किया हो? मैं बिल्कुल एक रीसेंट आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको सबको पता है हम सब फिरोज़पुर के अंदर हैं। जी। पहली बारिश इस साल फिरोज़पुर में 8 जुलाई को हुई थी। यस। उसके बाद जो ज़्यादा बारिश का सिलसिला 12 जुलाई को शुरू हुआ, और 12 जुलाई से लेकर विदिन 24 आवर्स हमारा जो सतलुज दरिया है उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी आ गया, 2-3 दिन के अंदर ही खतरा ऐसा बन गया था कि फ़िरोज़पुर के अंदर भी पानी आ सकता था। आप तो सब बच्चे छोटे हैं, डॉक्टर रुद्रा साहब को पता होगा कि आखिरी ऐसी बाढ़ जो आई थी वो आई थी सन 1988 के अंदर। यस। और वो बाढ़ आई थी सितंबर के महीने में, तीसरे हफ्ते में आई थी। सो 12 जुलाई को ना तो कोई प्रिडिक्शन थी, ना किसी वेदर की इतनी एजेंसी चलती हैं, ना तो किसी ने बताया था कि बीएसएफ जो है इस बाढ़ के लिए तैयार हो जाओ। तो 12 जुलाई को रात को पानी बढ़ना शुरू हुआ, और सवेरे 13 तारीख को मेरे को जो हमारे डीसी साहब हैं फ़िरोज़पुर के, उनका फ़ोन आया कि हमारा एक गांव है कालू वाला, वहाँ पर पानी बढ़ रहा है और हमारे को जो है वो बीएसएफ की मदद चाहिए, बोट चाहिए, ताकि यहाँ से हम गांव वालों को निकाल सकें। हमारी वहाँ बोट पहुँच गई, और जब वहाँ पहुँची तो गांव वाले बोलते हैं हम तो नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के, कि हम पानी को काबू कर लेंगे, हम सैंड बैग लगा देंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा। 2 दिन के बाद पानी इतनी ज़ोर से आया, जो सतलज दरिया हमारे फ़िरोज़पुर के इलाके में जिसकी चौड़ाई 100 मीटर होती थी, उसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर हो गई। जिस दरिया के अंदर पानी 10 फुट होता था, वो चौड़ाई और वो गहराई 30 फुट तक पहुंच गई, और इतना ज़ोर से करंट था कि कोई भी आदमी उसके अंदर अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता था। अब डीसी साहब की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से जब उनको लगने लगा कि अब हमारी जान को ख़तरा है, तब सारे सिविलियंस हमको अप्रोच करने लगे कि भाई हमको बचाइए। रिसोर्सेज लिमिटेड उतने ही थे, किसी ने सोचा तो था नहीं कि इतनी ज़्यादा बाढ़ आएगी। बॉर्डर को भी देखना, हमारी 10 बॉर्डर के ऊपर जो चौकियां हैं उनके अंदर पानी आ गया, 2 चौकियां पूरी डूब गई पानी के अंदर। तो एक तरफ अपना सामान बचाना, अपने जवानों को सेफ रखना, बॉर्डर को गार्ड करना, सिविल की मदद करना। तो कई बार ऐसे मौके आए जबकि जवानों ने
अपनी जान पे खेलकर, अपनी सिक्योरिटी की परवाह ना करते हुए सिविलियंस को रात रात भर बचाया है, अपनी ड्यूटी भी करी है। सो हर एक कमांडर के ज़िंदगी के अंदर, कैरियर में, हर एक कमांडर किसी भी रैंक का होगा, चाहे वो हवलदार हो, चाहे ऊपर का अधिकारी मेरी तरीके का या मेरे से भी ऊपर, ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि शायद सब कुछ टूट जाएगा, बट उस समय आपको अपना साहस रखना है, क्योंकि आपकी शक्ल देख के ही नीचे वाले आगे चलते हैं। तो ये जो है ज़िंदगी में बहुत बार क्षण आया, पर जो रिसेंट आया जिससे आप भी रिलेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। मेरा नाम सर तरिंदर पाल है और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। और जैसे कि अभी आपने बताया कि जो बीएसएफ के जवान हैं या फिर पूरी फोर्स है, वो किस तरीके से लोगों की सहायता करती है किसी भी कुदरती आपदा में, तो मेरा सवाल ये है कि एक आम नागरिक बीएसएफ की किस तरीके से सहायता कर सकता है? आप बीएसएफ का हर समय साथ दीजिए, उससे ज़्यादा बीएसएफ को कुछ नहीं चाहिए। जी सर। और सर जैसे कि बीएसएफ का काम होता है कि बहुत अच्छे से लोगों की सुरक्षा करना, बॉर्डर पे तैनात रह के, तो समाज के कल्याण के लिए या फिर समाज की भलाई के लिए बीएसएफ क्या कार्य करती है? आपने अच्छा सवाल पूछा तरिंदर। क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जो बीएसएफ का एक टास्क है, वो टास्क है जो कि बॉर्डर पॉपुलेशन है, उसके अंदर विश्वास पैदा करना कि वो सिक्योर हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। जी। और साथ ही में हम कई ऐसी स्कीम्स चलाते हैं जिसके अंदर जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनको रोज़गार दिला सकें, उनको अच्छी पढ़ाई मुहैया करा सकें। हाल ही में हमने 3-4 ऐसी चीज़ें की हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है, हमने अभी हमारे पंजाब फ्रंटियर के अंदर, हम पंजाब फ्रंटियर में आते हैं बीएसएफ के, हमारे पंजाब फ्रंटियर के अंदर हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंदर बीएसएफ की तरफ से जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको हम स्किल ट्रेनिंग देंगे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैकेनिक की ट्रेनिंग, कारपेंटर की ट्रेनिंग, पेंटर की ट्रेनिंग, वेल्डर की ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग देंगे और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। जैसे आप आईटीआई में जाते हैं, आईटीआई के अंदर ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, तो आईटीआई के अंदर आपको डिप्लोमा आईटीआई की तरफ से मिलता है, जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ में वो एफिलिएटेड होते हैं। यहाँ पर आपको डिप्लोमा बीएसएफ की तरफ से मिलेगा। हो सकता है कि ये बीएसएफ का डिप्लोमा हर जगह एक्सेप्ट ना हो, बट ये बात आप लोग समझ लीजिए, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा भी पढ़ाई करेंगे, और मैंने भी पढ़ाई करी है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है। ये जितनी भी डिग्रियाँ हैं ना, या जितने भी डिप्लोमे हैं, ये सिर्फ पहली बार आपको नौकरी दिलाने में काम आते हैं। उसके बाद जो आपकी काबिलियत है ना, नौकरी उसके बाद वहाँ से आगे चलती है। जी सर। तो हमारा ये काम है कि जो ये बच्चे हैं उनको हम स्किल दें। स्किल मतलब जैसे साइकिल चलाना इज़ अ स्किल, सो जैसे वेल्डिंग करना इज़ अ स्किल। सो ऐसी चीज़ें हम उनको देंगे जो कि उनको मदद आएंगी अपने लिए कोई ना कोई रोज़गार ढूंढने के लिए। यहाँ पर अभी जो हमारे पंजाब के गवर्नर जी हैं, श्री बनवारी लाल पुरोहित, सो वो हर 3 महीने में आते हैं, और हर 3 महीने में आते हैं, उनका एक ही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि पंजाब के अंदर जो हमारे बच्चे हैं या जो यूथ है, यूथ मतलब 25 साल से नीचे जो यूथ है, उसको यहाँ पे काम करने का जरिया नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसी वजह से ये जो बच्चे हैं या तो कनाडा जा रहे हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या तो यूके जा रहे हैं, या तो जर्मनी जा रहे हैं, या विभिन्न देशों में जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि रोज़गार ढूंढने के लिए। आपके भी हो सकता है परिवारों में से कुछ लोग गए हों, तो अगर हमारे पास पंजाब में रोज़गार होगा तो यहीं पे रहेंगे वो। कौन अपना वतन छोड़ के जाना चाहता है? मैं तो नहीं चाहता। सो एक तो ये काम हुआ, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद हमने जो है ना, हर एक बटालियन ने 5 गांव अपनाए हैं। ये भी नई स्कीम है।
ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक हमको स्कीम चलाने को बताया गया। तो हर एक जो मेरी बटालियन है, जैसे मैंने बताया मेरे पास 5 बटालियन है, तो 5 बटालियन ने, एक बटालियन ने 5 गाँव अपनाए हैं। उनकी हर तरीके से मदद की जाएगी, चाहे ये स्किल डेवलपमेंट है, चाहे उनके लिए मेडिकल कैंप है, चाहे उनके लिए वेटनरी कैंप है, चाहे उनके लिए कोई कैंटीन की सर्विसेज मुहैया कराना है, चाहे उनको किसी भी तरीके की मदद चाहिए है, चाहे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, ये सब चीज़ें जो हैं उन 5 गाँवों के लिए हम करेंगे। सो इस तरीके की काफ़ी स्कीम्स हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो एनवायरमेंटली भी बहुत कॉन्शियस है। जैसे मैंने आपके देखा, आपके स्कूल में काफ़ी बार आया हूँ, तो आपके स्कूल का कैंपस हरा भरा है। तो हमने जो है एक ऐसी स्कीम चलाई है जिसके अंदर हर एक कार्मिक ने अपने नाम पे या अपने परिवार वालों के किसी के एक नाम पे एक पेड़ लगाया है, और उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पेड़ को मेंटेन करना और देखना कि वो पेड़ बड़ा हो जाए। आप सबको पता है कि जो पर्यावरण है वो इन प्लांट से कितना इफ़ेक्ट होता है, तो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ऐसे काफ़ी बीएसएफ कर रही है। जी सर। धन्यवाद। सर, मैं भी एनसीसी कैडेट हूँ, तो मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक बीएसएफ ऑफिसर में या फिर एक आर्मी ऑफिसर में ऐसी क्या हैबिट्स होती हैं या उनका रूटीन क्या है जो एक युवा को या फिर किसी बच्चे को प्रभावित करे कि वो भी एक अच्छा ऑफिसर बन सके? तरिंदर, मैं आपको इसके बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने अपने ज़िंदगी में फ़ॉलो करी है और आज तक फॉलो करता हूँ। हमेशा सच बोलना, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से। जी सर। आप बाकी सबको धोखा दे सकते हैं, अपने आप को नहीं धोखा दे सकते। मेरे साथ ज़िंदगी में कई बार इतने वाक़ये आए हैं जबकि मेरे पास चॉइस थी, और वो चॉइस, क्या चॉइस आप लेंगे वो डिफ़ाइन करती है हमारी अंतरात्मा। हमारे सब के अंदर एक अंतरात्मा है, और वही डिफ़ाइन करती है कि आप ज़िंदगी में कैसे इंसान बनेंगे। नागरिक बाद में हो, अफसर बाद में हो, भाई बहन माता पिता बाद में हो, आप कैसे इंसान बनेंगे। सो डिसीजन मेकिंग is dependent upon your inner self, and inner self should be true to yourself, Yes. nothing else. मेरे साथ मैंने कितनी बार ज़िंदगी में टेस्ट लिया है, लेक्चर लिए हैं, ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड आई हैव लेक्चर्ड, और हर एक लेक्चर के अंदर मैं ना आखिर में एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट होता है, मेरी स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक स्क्रीन होती है, और मैं 5 आदमियों को बिठा के पूछता हूँ आपको क्या दिख रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, तकरीबन 90% लोगों ने ब्लैंक स्क्रीन को ब्लैंक नहीं बोला। हर एक ने दूसरा नज़र से देखा और दूसरी कहानी सुनाई। ब्लैंक बोलने वाले लोग सिर्फ मेरे को 10% मिले। सच्चाई वहीं पता लग जाती है कि आप कितने क्लियर हैं। सो कोई भी फोर्स हो, कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी हो, वो आपसे एक ही चीज़ चाहती है कि जो भी आपको टास्क दिया है आप उस टास्क को नियमों के अंदर रहते हुए कितने अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क का तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा। हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी, ये रेडियो वाणी। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल। VWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी। जय हिंद सर, मेरा नाम अंश और मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ।
मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जब भी देश में शांतिकाल की स्थिति रहती है या फिर कभी कभी युद्ध की स्थिति भी रहती है, तो बीएसएफ की उसमें क्या भूमिका होती है? जय हिंद अंश। बीएसएफ की भूमिका एक ही है, सदैव डट के खड़े रहना, आप लोगों की ढाल बनना हर समय। और आज तक बीएसएफ ने, जब 1971 का युद्ध हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि 1965 के अंदर 1 दिसंबर को बीएसएफ खड़ी हुई थी और जो 1965 का युद्ध है उससे पहले ख़त्म हो गया था। 1971 के अंदर जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो हमारे बीएसएफ की 3 बटालियन वो फिरोजपुर सेक्टर के अंदर डिप्लॉयड थी। हुसैनीवाला में 25 बटालियन थी। हुसैनीवाला से अगर आप नीचे चले जाएं, मामदोद के इलाके में 31 बटालियन बीएसएफ थी और हमारे से ऊपर तरन तारन के इलाके में 24 बटालियन बीएसएफ थी। हुसैनीवाला के अंदर जब शाम को 3 दिसंबर को परेड हुई, शाम को तकरीबन 4:30 बजे पाकिस्तान के साथ में जो रिट्रीट परेड होती है नॉर्मल तरीके से हुई। कोई किसी को भनक भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। 2 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान फोर्सेस ने पूरे फिरोजपुर सेक्टर के अंदर अटैक कर दिया। पहले 4 घंटे तक बीएसएफ की जो भी नफरी वहाँ पे डिप्लॉयड थी, जो हमारी बीओपी पैरामीटर है, उस टाइम उसका नाम पैरामीटर था, वो डटे रहे, टैंकों के सामने डटे रहे। और बीएसएफ के साथ उस समय कुछ टुकड़ी थी जो कि 15 पंजाब की थी। ये 15 पंजाब आर्मी की एक बटालियन है जिसको हुसैनीवाला को बचाव का टास्क दिया गया था। सो लड़ाई लड़ते हुए बीएसएफ के 20 जवानों ने उस दिन शहादत दी। उसके बाद मामदोद के इलाके में 3 तारीख को हमला करते हुए पाकिस्तान ने एक हमारी बीएसएफ की चौकी है, उस चौकी का नाम है राजा मोहतम, उसको कैप्चर कर लिया। 6 तारीख की रात को बीएसएफ ने 31वीं बटालियन के एक ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकिशन वाधवा को टास्क दिया गया कि इस बीओपी को दोबारा दुश्मन से कैप्चर करना है। कम समय के रहते हुए भी, कम असले के भी रहते हुए, उन्होंने रात को 6 और 7 तारीख की रात को अटैक किया और 7 तारीख को सुबेरे इस बीओपी को दोबारा पाकिस्तान से रिकैप्चर कर लिया और इसको पाकिस्तान के कई हमलों के बाद भी पकड़ के रखा। ऐसे ही एक हमले के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए 11 दिसंबर को और उनको इस एक्शन के लिए महावीर चक्र मरणोपरांत से नवाजा गया, जो आज तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उससे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड किसी ऑफिसर को नहीं मिला। उनके साथ 8 कार्मिक और थे और उनमें से एक थे कांस्टेबल तेहल सिंह, उनकी वाइफ आज तक जिंदा है। अभी 15 अगस्त को हमारे डीजी बीएसएफ आए थे श्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने और हमारी जो प्रेसिडेंट बाबा हैं श्रीमती स्मिता अग्रवाल, उन दोनों ने जो उनकी वाइफ हैं कांस्टेबल तेहल सिंह की, उनको सम्मान दिया। और इन सब लोगों की याद में हमने यहाँ पे 15 अगस्त को बीएसएफ का वार मेमोरियल खड़ा किया है, जो आप सब लोगों को जाकर देखना चाहिए। और उसके अंदर एक बड़ा योगदान डॉक्टर रुद्रा जी का भी है, क्योंकि उसके अंदर जो वॉइस ओवर है, पहला वॉइस ओवर डॉक्टर रुद्रा ने बनाया था, उसको एडिट किया और उसको उस शेप में बनाया जहाँ पे अभी है वो। आप जाइए, वहाँ पर एक हमने वाधवा कॉम्प्लेक्स खोला है, जहाँ पे आपको एक अच्छी सी सैंड आर्ट की मूवी मिलेगी, साथ में वॉइस ओवर मिलेगा और आप देखिए वहाँ पे पूरी कहानी लिखी है बीएसएफ के वीरों की। इसके अलावा भी जो है बांग्लादेश के अंदर भी जो बीएसएफ के कार्मिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और वहाँ पर भी कई अवार्डों से बीएसएफ को नवाजा गया। और इसके बाद जो कि बात आती है आंतरिक सुरक्षा की, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो। आप ही के फिरोजपुर सेक्टर के एक हमारे पास ऑफिसर थे श्री सतपाल, डिप्टी कमांडेंट,
जो कि एक टेररिस्ट अटैक के अंदर टेररिस्टों से मुकाबला करते टाइम शहादत प्राप्त हुई थी, और उनकी जो वाइफ हैं वो फ़िरोज़पुर सिटी के अंदर ही रहती हैं। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग उनसे वाकिफ़ हैं, नहीं है तो एड्रेस है मेरे पास, आप ले लीजिए। मतलब आपके शहर के अंदर भी वो सुपुर्द हैं। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, जो कि हुसैनी वाला के अंदर 3 दिसंबर को 20 लोगों ने शहादत दी। उसमें एक थे हमारे हवलदार कश्मीरा सिंह, उनकी भी फैमिली फ़िरोज़पुर सिटी के अंदर रहती है। और 15 अगस्त को उनको भी, उनके ब्रदर को जो है DG BSF और हमारी प्रेसिडेंट बाबा ने उनको सम्मानित किया गया था। जी सर। धन्यवाद। तो सर मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि सुनने में ये आता है कि BSF में जो जीवन शैली है वो बहुत कठिन है, क्या सचमुच इतना कठिन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हर एक कार्मिक की जो दिनचर्या है वो सुबेरे शुरू होती है और सुबेरे ही ख़त्म होती है। कहने का मतलब हमारा काम 24 घंटे है। अगर हम 24 घंटे में से कभी किसी भी इलाके को, किसी भी समय को छोड़ देंगे तो वो हमारी देश की सिक्योरिटी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट दिखाएगा। इसीलिए हम लोगों ने ऐसी तजवीज़ बनाई है कि हर एक आदमी को हम उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार टास्किंग करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हर तरीके से जो है हमारे कार्मिक देश की सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल बॉर्डर को अच्छे से सिक्योर करके रखें। हमको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तनख्वाह मिलती है और हमारे को अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी की जो नए नए आले आए हैं उनसे भी सुसज्जित किया गया है। दिन में देखने वाले, रात में देखने वाले, लेटेस्ट हमको गाड़ियाँ दी गई हैं, लेटेस्ट हथियार हैं हमारे पास। बट एक चीज़ याद रखना, ये सब चीज़ें जो हैं ना ये बेकार हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैन बिहाइंड द मशीन। जी सर। मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है ना, तब तक आपको चाहे कुछ भी दे दो, आप वो अपना सक्सेस नहीं पा पाओगे। आप ही सोच लो, मेरे को अपना ही बताता हूँ मैं। मेरे को एक आर्मी ऑफिसर बनना था, ये मेरी मोटिवेशन थी। मेरे फादर ने बड़ी कोशिश की कि नहीं भाई तू तो इंजीनियर बनेगा। 1982 के अंदर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी मेरे को दाखिला दे दिया गया। 4 महीने के बाद मैं वहाँ से भाग के आ गया। अब मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए, फादर बहुत गुस्सा हुए कि इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया, ये क्या तुम कर रहे हो। मैंने बोला आपने मेरे को वहाँ भेज दिया, उस रास्ते में भेज दिया जिस रास्ते में मेरे को जाना नहीं है। बोले ठीक है बाबा, जो तुमने करना है तुम करो। सो इनर मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड। वो आपको खुद डिसाइड करना है, कोई और आपसे डिसाइड नहीं करेगा। अगर कोई और आपके लिए डिसाइड करेगा तो हो सकता है कि वो हो जो आप नहीं चाहते। मैंने कितनी बार देखे, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, हमारे पंजाब फ्रंटियर का एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो अभी पंजाब फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल हैं इंचार्ज, वो एक डॉक्टर हैं, MBBS स्पेशलिस्ट हैं, बस शायद उनका दिल पुलिस के अंदर ज़्यादा है, तो वो IPS ऑफिसर हैं, डॉक्टर अतुल फुलझिले, और वो आज हमारे IG हैं। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्टर, बट काम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कई फील्ड्स के अंदर पढ़ाई आदमी कुछ करता है पर अल्टीमेटली करना कुछ और चाहता है। तो इनर मोटिवेशन इज समथिंग विच विल डिसाइड। अगेन मैं उसी पे आगे घूम के, इट इज़ अ इनर लाइट विच विल गाइड यू टू द राइट पाथ। हम जिस जगह बैठे हैं ना, जिस स्कूल में, और पीछे आपका एक बस्ट भी लगा है स्वामी विवेकानंद जी का, तो अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग पढ़ी है ना, तो उसके अंदर ही टॉक्स अबाउट इनर सेल्फ। किताब खोल के देखना, मिल जाएगी आपको। जी सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। जय हिंद सर, मैं अफशा, मैं विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल में 11वीं कक्षा नॉन मेडिकल में पढ़ती हूँ। जैसे आपने बताया कि आप फ़िरोज़पुर के हुसैनी वाला बॉर्डर की जो BSF फोर्स है उसे लीड करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ हुसैनी वाला में आकर आपने BSF के अंदर ऐसे क्या चेंजेस किए और जो हुसैनी वाला में BSF की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। अफशा थैंक यू। हालांकि मैंने इस सवाल का जवाब पहले दे दिया है, पर एक बार दोबारा आपके लिए बताता हूँ।
हुसैनीवाला की चौकी जो है, ये आपको पता होगा कि हुसैनीवाला जिस तरीके से फ़िरोज़पुर है इधर 12 किलोमीटर, उस तरफ तकरीबन 12 किलोमीटर के बाद एक जगह है, उसका नाम है गंडा सिंह वाला और कसूर। 1947 से पहले हुसैनीवाला से ही जो है बॉर्डर का ट्रेड हुआ करता था और ये ट्रेड 1971 तक चला। और जब 1971 का जंग हुआ, जंग के बाद में ये ट्रेड बंद हो गया और ये ट्रेड शिफ्ट हो गया अमृतसर के अंदर। पर हुसैनीवाला एक ऐसी जगह है जो आपको ये समझनी चाहिए, जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ था तब हुसैनीवाला हमारे पास नहीं था। जहाँ पे हमारे वीर शहीदों की समाधि है, वो ज़मीन हमारे पास नहीं थी। सतलज दरिया से आगे का जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के पास थी। 1961 के अंदर हमने अबोहर ज़िले के अंदर 12 गांव पाकिस्तान को देकर हुसैनीवाला को उनसे ले लिया। तो हुसैनीवाला एक ऐसी जगह है जो कि सतलज दरिया के आगे है और उसके आगे दरिया नहीं है। सो हुसैनीवाला हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़मीन है जिसको कि पकड़ के रखना हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हुसैनीवाला की जो पोस्ट है वो इस्टेब्लिश की गई है। और आप लोग जितने गए होंगे वहाँ पे आप लोगों ने भी देखना होगा कि आर्मी की भी कुछ टुकड़ियाँ वहाँ पे हमेशा रहती हैं। जो ब्रिज है हमारा सतलज दरिया के ऊपर, इसकी भी प्रोटेक्शन रखी जाती है। तो हुसैनीवाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमने जो है हुसैनीवाला के अंदर इस तरीके का भी इंतज़ाम किए हैं कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत तरीके का काम होता है या कोई हमले जैसी सिचुएशन आती है तो हम हर तरीके से तैयार रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारा ये ज़मीन हमारे पास ही रहे। बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके अंदर वो मैंने पहले बताया आपको कि वहाँ पर रिट्रीट गैलरी की इम्प्रूवमेंट हुई है, म्यूज़ियम की इम्प्रूवमेंट हुई है, कैंटीन को बदली करके वादवा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है जहाँ के बाबा शॉप है जिसके अंदर आपको तरह तरह के सोवेनियर मिलेंगे। एक वादवा हॉल है जिसके अंदर वॉइस ओवर चलता है, मूवी चलती है। इसके अलावा हमारे पास मेमोरियल है जहाँ पर के हमारे जवानों ने जो शहादत दी है उसके बारे में लिखा है। और एक हमारे पास सेल्फ़ी पॉइंट भी है जिसके हमने एक बॉर्डर पिलर बनाया हुआ है। आप जाइए, खड़े होइए और फ़ोटो खिंचवाइए, आपको ऐसी फील आएगी कि ये तो बॉर्डर पिलर है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि हम ना नॉर्मल जो आम नागरिक हैं वो भूल जाते हैं। आप में से कितने लोग हुसैनीवाला गए हैं मुझे नहीं पता। अगर नहीं गए हैं, जब जाएंगे ना तो जब गेट से अंदर घुसेंगे तो आपके सामने ना एक पीर बाबा की मज़ार आएगी। वो मज़ार किसकी है? वो मज़ार है हुसैनीवाला बाबा के, जिनके नाम पर हुसैनीवाला है। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब आपने देखा होगा हम उसको बोलते हैं जॉइंट चेक पोस्ट हुसैनीवाला, और जो पाकिस्तान के तरफ लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है गंडा सिंह वाला। तो गंडा सिंह वाला कौन थे? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? मैं बताता हूँ। 1947 से पहले ब्रिटिश आर्मी के अंदर हमारे कुछ जो नागरिक हैं वो काम करते थे। तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर हमारे उस टाइम जो जेसीओ थे उनका नाम था गंडा सिंह दत्त। बहुत ही मशहूर जनरल थे उनके, और उनके नाम पे ये नाम रखा हुआ है गंडा सिंह वाला। अब समझ गए आप? तो गंडा सिंह वाला उधर और हुसैनी वाला इधर। जी ओके, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डीआईजी बीएसएफ श्री पवन बजाज जी को, जिनका कि बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है आर्मी में और फिर बीएसएफ में। और आपने देखा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुछ जो झलकें हैं वो भी साझी करी, और फिर बॉर्डर पे क्या क्या गतिविधियां चलती हैं, क्या क्या उनके कार्यक्षेत्र हैं, और कैसी बहुत ही दुर्गम स्थिति में भी उन्होंने बहुत ही सशक्त फोर्स का जो एक लीडर है
उसकी तरह कर्तव्य निभाया है। और ये बीएसएफ जो है ये शांति काल और युद्ध काल दोनों में ही देश के प्रति बहुत ही समर्पित है। तो आपने श्रोताओं ने बहुत ही आनंद उठाया होगा इस वार्तालाप का। हुसैनी वाला बॉर्डर जो है वो वीरों की भूमि कहा जाता है। तो बीएसएफ का उसमें रोल, और उन्होंने ये भी बताया कि केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि शांति काल में भी, जैसे फ्लड्स की सिचुएशन है या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर बीएसएफ की ओर से जो प्रयास हैं कि हुसैनी वाला को किस तरह एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, उसके लिए भी बहुत सी उनकी उपलब्धियां हैं। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डीआईजी बीएसएफ श्री पवन बजाज जी को, जिन्होंने अपने जो निजी एक्सपीरियंसेस हैं बीएसएफ में, आर्मी में, और उन सब को आपके साथ साझा करा है और आपको बहुत मोटिवेट करा है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर देश की सेवा करें। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं बीएसएफ के लोग, और बॉर्डर को पूरा सिक्योरिटी देना तो काम है ही, उसके साथ साथ ये सोशल वर्ल्ड में भी बहुत काम कर रहे हैं, योगदान डाल रहे हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन है और स्पोर्ट्स है, और फिर तरह तरह की जो विपत्तियां आती हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, उनमें भी लोगों की सहायता करते हैं और लोगों का मनोबल और साहस बढ़ाते हैं। तो मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि आज इन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ ग्लिम्पसेस जो हैं आपसे शेयर करें और आपको मोटिवेट किया है कि आप लोग भी कठिन स्थितियों से गुजरकर काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क का तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा। हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी, ये रेडियो वाणी। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल। VWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी।